गुड आफ्टरनून बेटा। इसके पहले हमने आपको कुल मिला के आपको फर्स्ट यूनिट के 4 चैप्टर आपको मैंने नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। जेनेटिक्स से हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया था कि उसमें से अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपने कोई क्वेरी किया, मैंने समझ लिया कि आपको आता है, इसलिए मैं बीच में रुका हुआ था कि आपकी क्वेरी हो। ठीक है, तो इसके बाद उस चैप्टर से आती है जेनेटिक्स में एक चैप्टर था इवोल्यूशन के बारे में। रही बात कि आप अपनी प्रिपरेशन अगर हिमसेल्फ नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम तो आपके होने हैं, हो सकता है अप्रॉक्सीमेट 2 और 3 चैप्टर्स बीच से रिड्यूस कर दे, लेकिन एग्ज़ाम तो आपको देना है। और क्लासेस की जहाँ बात है कि इंट्रैक्शन क्लासेस अगर इस 15 अगस्त के बाद या सितंबर में खुलते हैं तो वो क्लासेस अप्रॉक्सीमेट उन्हीं को मिलेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, जिनके पास एंड्रॉयड की फैसिलिटी नहीं है। तो मान के चलिए कि क्लासेस आपको कम से कम मिलेंगे और दिसंबर तक नवंबर तक क्लासेस चलते हैं। आप जानते हैं कि जब भी आप विंटर वेकेशंस के पहले क्लासेस रन की जाती हैं, इतने महीने में चैप्टर को ख़त्म करना होता है। तो हम लोग पिछड़ गए। अप्रैल, मई, जुलाई और आपका मंथली 15 अगस्त के बाद अगर कोई संभावना बनती है तो बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा कि जब तक क्लासेस खुलते हैं तो बहुत तेज़ी से स्पीड से पढ़ाई होगी। तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें इवोल्यूशन में एक टॉपिक है। आप कहते हैं कि इवोल्यूशन है क्या? कहा जाता है कि इवोल्यूशन इज ए काइंड ऑफ स्टेप वाइज continuous and step wise process। ठीक है, यह इवोल्यूशन है। म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन का द सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। लेकिन जनरली जो आपके हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं या खासकर जो जहाँ पे इवोल्यूशन का ट्रेंड आपको चलता है वहाँ पे क्या होता है कि स्टेप वाइज, कंटिन्यूअस और स्टेप वाइज स्लो, कंटिन्यूअस एंड स्टेप वाइज। मीन्स ये बहुत फास्ट नहीं चलता। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि पहले बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्रोटोजोआ से पोरिफेरा का फॉर्मेशन हुआ, फिर मेटाजोआ बना, फिर इसके बाद मलेरिया बनी। तो ये जो हम लिखते हैं ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो इवोल्यूशन हुआ मैमेलिया का वो कहीं कहीं एक प्रकार का स्टेप वाइज प्रोसेस था, कंटिन्यूअस था और स्टेप और जो स्लो था। अचानक प्रोटोजोआ से मैमेलिया का फॉर्मेशन हो जाता है इनवर्स में, तो आप कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ वेरी फास्ट प्रोसेस एज लाइक द म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक स्टेप फास्ट प्रोसेस है, लेकिन जो आपका इवोल्यूशन है वो स्लो प्रोसेस है, स्टेप वाइज है, कंटिन्यूअस है। दूसरी डेफिनेशन एक दिया था डॉटसन ने, फादर ऑफ इवोल्यूशन। उसने कहा था कि मॉडिफिकेशन इन डिसेंट, अगर किसी भी डिसेंट में मॉडिफिकेशन करना है तो ये एक प्रकार का जो है म्यूटेशन नहीं, ये इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि मॉडिफिकेशन इन डिसेंट इज नॉन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक प्रकार का स्टेप वाइज है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इन्वर्स में चलता है। अब बात आती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हाउ टू ओरिजिनेट लाइफ ऑन अर्थ, इसके बारे में बात की जाती है। तो दो चीज़ें होती है कि कैसे हमारे जो प्लेनेट है, अर्थ है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें कई थियरी हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा बिग बैंग थियरी गिवन बाय द लैटमेयर, और दूसरी थियरी है नेबुलर हाइपोथेसिस गिवन बाय द कॉन्ट लाप्लास। तो ये एक तरह से बिग बैंग थियरी और जो
दूसरी थियरी हमने आपको बताई कि बिग बैंग थियरी ये अर्थ से रिलेटेड है कि कैसे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा थियरी में जो बताई कि नेबुलर हाइपोथेसिस, ये भी अर्थ से रिलेटेड है कि ये जो अर्थ है जो लाइफ के लिए सुटेबल हुई उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये दो थियरी बताती है कि हाउ टू अर्थ आर एग्जिस्ट या हाउ टू अर्थ आर ओरिजिन इन यूनिवर्स एंड लाइफ बिकम एग्जिस्ट। तो दो थियरी हैं। मैंने कहा कि इसमें आपको पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ में एक थियरी है बिग बैंग, और दूसरी थियरी है इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस। इस नेबुलर हाइपोथेसिस को दिया था लाप्लास और कांट ने, और बिग बैंग थियरी को दिया था लैटमायर ने। तो लैटमायर ने पहली बार बताया था कि अर्थ में कैसे अर्थ ओरिजिनेट होती है, उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, और वहाँ पे बहुत एक्सप्लोजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स मिलकर कहीं न कहीं एक अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। और नेबुलर हाइपोथेसिस में कहा जाता है कि जो अर्थ में हार्डेस्ट पार्ट है जो कि अर्थ कोर में है, वह कहा जाता है कि वह सॉलिड कोर से बना है। उसके ऊपर जाएंगे, थोड़ा पेरिफेरल पार्ट पे जाएंगे तो एक सॉफ्ट कोर है, तो ये इसको आप मेंटल कह सकते हैं। तो वो अर्थ का फॉर्मेशन है। अब इसमें आती कुछ थियरी है, जैसे थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस का मतलब हुआ कि जो लाइफ ओरिजिन हुई वह कहीं न कहीं ए बायोटिक कंपोनेंट से हुई। अकॉर्डिंग टू ए बायोजेनेसिस थियरी, the life originate in universe by the abiotic components. This theory is given by Empedocles, Thales and Anaximander. इनका ये मानना होता है कि जो नेचर में काउ डंग है, मड है, या जो डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, इससे लाइफ क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो जब इससे लाइफ ओरिजिनेट होती है तो कहा एक थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस है। कहने का मतलब हुआ origin of living organism from abiotic component, या यूँ कह लीजिए कि फ्रॉम द डेड कंपोनेंट्स। कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स में है, तो उसमें जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उसने बताया कि जब आप पसीने से भीगी हुई कमीज़ के नीचे कुछ गेहूं की बालियां रख देते हैं, बार्ली की या व्हीट की, तो आफ्टर फ्यू डेज वेयर ओरिजिनेट आर राइट ऑटोमेटिकली। तो ये बात बायोजेनेसिस में कही गई कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो भी लाइफ आएगी वह जो भी लाइफ ओरिजिनेट होगी वह नॉन लिविंग कंपोनेंट से आएगी, एबायोटिक कंपोनेंट से आएगी। इसकी वजह से थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, यहाँ पे कहा गया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम बायोटिक कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लाइफ ओरिजिनेट होगी वह कहीं कहीं बायोटिक कंपोनेंट से आएगी। और इस थियरी को देने वाले साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेड्डी, लुइस पास्चर एंड स्प्लेंजनी। ठीक है, ये थियरी जो है 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से है। इसमें ये कहा गया कि इन यूनिवर्स आवर अर्थ लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जैसे हमने पढ़ा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें ये कहा गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेज फ्रॉम द लिविंग वंस विच आर फाउंड इन आवर यूनिवर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं उन्हीं से इनकी जो है ओरिजिन होती है, ये इसमें कहा गया। तो एक एक्सपेरिमेंट रेड्डी ने किया। उसने जार लिया और दोनों जार में उसने अनबॉइल्ड पीस ऑफ मीट रख दिया। अनबॉइल्ड पीस ऑफ मीट। पहले को उसने क्या किया, ओपन कर दिया। दूसरे जार को उसने एयर टाई कर दिया
एयर टाइट विथ पार्चमेंट पेपर, ठीक है। इसलिए ताकि इसमें से बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म इंटर न कर पाए, इसलिए उसने फर्स्ट जार को ओपन किया, दूसरे जार को उसने क्या किया कि एयर टाइट कर दिया विथ पार्चमेंट पेपर। तो उसने देखा कुछ दिनों के बाद जब उसने एक्सपेरिमेंट्स का ऑब्जर्वेशन किया तो उसने पाया कि जो फर्स्ट जार था वहाँ पे हाउस फ्लाई के लार्वा पाए गए या उनके एम्ब्रायो पाए गए। तो उसने देखा कि फर्स्ट जार कंटेन द सम साइन ऑफ लाइफ, पहले जार में कुछ लाइफ के कुछ न कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पे मिले, जिसके बेस पर उसने कहा कि ये जार ओपन था, एयर के साथ यहाँ पे हाउस फ्लाई आई होंगी, बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस द फर्टिलाइज एग ऑन द पीस ऑफ मीट बाई विच द न्यू हाउस फ्लाई आर एग्जिस्ट। चूँकि क्वेश्चंस में रहा या हम लोग क्या सोचते हैं कि यूनिवर्स फर्स्ट हैन और एग ओरिजिनेट, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें से पहले कौन आया। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट ओवी पैरस एनिमल्स आर ओरिजिनेट और बेबी पैरस, पहले हैन आई और एग आया। लेकिन बात यहाँ इन्होंने कहा कि एक हाउस फ्लाई दूसरे हाउस फ्लाई को ओरिजिनेट करती है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वह ऑर्गेनिज्म कौन है जो लाइफ को ओरिजिनेट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाउस फ्लाई के लार्वा जब पाए गए, लेकिन सेकेंड जार चूँकि एयर टाइट था, ना वहाँ पे एयर गई, ना डस्ट के पार्टिकल गए, ना कोई वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस के स्ट्रेन पाए गए। तो ये एक्सपेरिमेंट ये जस्टिफाई करता है कि कहीं न कहीं इसमें कि जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है वह हमारे यूनिवर्स, हमारे इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स, जो हाउस फ्लाई या जो अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसी से एक नई लाइफ का फॉर्मेशन होता है। ये इस थियरी में फ्रांसिस्को रेड्डी ने जस्टिफाई किया। दिस इज द रेड्डी एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या हुआ, लुई पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसको थोड़ा सा हीट कर दिया और उसकी नेक को उसने हीट करके यस शेप, उसकी नेक को एस शेप पे खींच के उसने, तो इसको बोलते हैं एस शेप फ्लास्क या शेप नेक फ्लास्क, ठीक है। इसमें इसने क्या किया कि कुछ शुगर सोल्यूशन इसमें भर दिया, प्लस इसमें उसने अनबॉइल्ड राइस डाल दिया, और इसके बाद उसने इसके माउथ को कॉटन से एयर टाई कर दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। तो हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने कहा कि दिस इज ए काइंड ऑफ लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें उसने क्या किया कि कुछ दिनों तक जब इसको एयर टाई कर दिया, तो उसने जब अपने सोल्यूशन का ऑब्जर्वेशन किया तो पाया कि उसमें किसी भी प्रकार की लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है, कोई भी लाइफ ऑफ फॉर्म नहीं आता है। तो जिससे ये मालूम होता है कि अगर यहाँ पे लाइफ अपने से एग्जिस्ट होती है तो इस सबर सोल्यूशन में लाइफ अपने से ओरिजिनेट हो जानी चाहिए थी। उसने क्या किया, कॉटन प्लग रिमूव कर दिया और फिर 10 to 15 डेज के लिए इस जार को अपने लेबोरेटरी में रख दिया। इसके बाद फिर उसने जब ऑब्जर्वेशन किया तो पाया कि फिर भी इसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि फ्लास्क को ब्रेक कर दिया, और फ्लास्क को जब ब्रेक किया तो जहाँ पे ये फ्लास्क की जो ट्यूब, जो नेक है, जहाँ पे ये बेंड होती है, वहाँ पर कुछ वाइट क्रिस्टलाइन मटेरियल उसको मिले, जिसको उसने उस समय कहा इट इज ए काइंड ऑफ ए वायरा। अब बाद में इवान हस्की ने इसी को कहा इट इज ए काइंड ऑफ वायरस। तो आप ये कर दी कहीं कहीं बैक्टीरिया या माइक्रो वायरस को कहीं कहीं लुईस पास्चर ने ऑब्जर्व किया था। तो उसने कहा कि जब ये एयर यहाँ पे जाती थी तो जहाँ पे ये ट्यूब बेंड होती है उस कॉर्नर पे जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो उसके साथ बैक्टीरिया वायरस अटैच हो जाते थे, अंदर की तरफ प्योर एयर जाती है, जिसके कारण इसमें जो शुगर सोल्यूशन था उसमें फर्मेंटेशन के दौरान किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है।
तो ये एक्सपेरिमेंट भी जस्टिफाई करता है कि किसी भी एनिमल की ओरिजिन जो है एनिमल से होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म से होती है जो हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। ये थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एस्प्लेंजनी। तो एस्प्लेंजनी ने क्या किया, फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट्स को फॉरवर्ड किया। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी मानी जा रही है वो ओक्वायरिन एक्सपेरिमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और ख़ासकर इसमें जो एक्सपेरिमेंट है उनका पढ़ाएंगे हम, स्टैनले मिलर का। तो स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में वो क्वेश्चन साल आते हैं आपको, इस साल आपको नहीं आया, इल्यूशन से कुछ दूसरी टॉपिक्स पूछी गई। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो आपको बताएंगे। तो ओपेरिन हाइल्डन एक्सपेरिमेंट में इसने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली उसने अपने लेबोरेटरी में ये जस्टिफाई किया कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल था वह एक प्रोटीन था जिससे न्यूक्लियो प्रोटीन बनती, जिससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसी से प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बनती हैं, उसी से प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया बनती हैं, उसी से जो है डिफरेंट टाइप के जो है साइनोफाइजियंस का साइनोबैक्टीरियन का फॉर्मेशन होता है, उसी से प्रोटोजोन्स बनते हैं, तो उसी से प्लांट्स और एनिमल का फॉर्मेशन होता है। तो उसने क्या किया, पहले फेज उसने कहा कि फर्स्ट फेज उसने पहला जो फेज में उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि फॉर्मेशन ऑफ एटम। उसने कहा कि जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था तो जो कुछ एलिमेंट्स थे वो स्कैटर्ड थे उसके पेरिफेरल पार्ट में, एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ बिकम लोअर डाउन by the condensation the element are collect near the earth core। तो उसने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, but in that environment oxygen are absent, so primitive environments are reducing because oxygen are not present। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत बाद में होती है। तो इसमें कहा था कि ऑक्सीजन नहीं थी इन्वायरमेंट में, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ, प्लांट लाइफ नहीं आती है। तो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट टोटली रेड्यूसिंग था, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल थी, इसलिए कोई भी एनिमल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ओजोनोस्फीयर नहीं थी, ओजोनोस्फीयर न होने के कारण ओजोन डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में आती थी। तो जो धीरे धीरे मटेरियल हमारे था वो अपने स्टेबल फॉर्म में नहीं पाए जाते थे। सेकंड फेज में आते हैं। तो सेकंड फेज में कहा गया फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। उसने कहा कि अर्थ में जैसे जैसे इनका कंडेंसेशन हुआ तो थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा ये एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ होमो एटॉमिक बनते हैं और कुछ हेट्रो एटॉमिक बनते हैं, ठीक है। फिर थर्ड फेज इसमें आता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। उसने कहा कि ये जो हेट्रो एटॉमिक या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये फिर रिएक्शन करते हैं और अंडर रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंडेंसेशन करती है, यहाँ पे मेथेन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, यहाँ पे HCl बन जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है, अमोनिया बन जाती है। तो एआईओपर ने कहा कि
जब यूनिवर्स में या हमारे इन्वायरमेंट में इनका फॉर्मेशन हुआ अर्थ पर, वैसे ही इस एलिमेंट इस कंपाउंड्स के वेपराइजेशन के कारण ये जाके एक लेयर बनाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसके कारण वहाँ पे क्या रेन स्टार्ट होती है। जब रेन स्टार्ट होती है तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड है ये रन ऑफ होके पहुँचते हैं प्रिमिटिव ओशन में। उसमें किसी भी सी का नामकरण नहीं था, इसलिए हम उसको प्रिमिटिव ओशन के नाम से जानते हैं। तो प्रिमिटिव ओशन में ये कंपाउंड पहुँचते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखें इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें एयोपरिन, जेबियस हाल्डेन और लेस्ली ऑर्गेल तथा अन्य साइंटिस्ट ने ये बताया कि उस समय उसका मानना था कि प्रिमिटिव ओशन में पॉलीसेकेराइड बनी, उसका मानना था कि चेन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन हुआ, उसका मानना है कि वहाँ पर ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है जो फर्स्ट टाइम जो है प्रिमिटिव ओशन में इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस थियरी को रिजॉल्व किया जो है स्टैनले मिलर ने। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्टैनले मिलर, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यूरे मिलर और स्टैनले मिलर ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक एपरेटस प्रिपेयर किया। एक जार यहाँ लगाया उसने आप देखेंगे आपके बुक में है ये, और दूसरा जार उसने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पे उसने क्या किया कि मेथेन, अमोनिया, H2S, H2O, हाइड्रोजन वेपर 1:2:1 का एक 5 लीटर सोल्यूशन, और प्लस इसमें उसने सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे उसने कंडेंसर लगा दिया जो जब ये वाटर यहाँ पे बॉयल होगा सोल्यूशन तो ये वेपराइज होके इधर आएगा, तो जो ठंडा होकर अब यहाँ आके कलेक्ट होगा। तो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फिगर या डायग्राम, ही प्रिपेयर ए apparatus in which the 2 flasks are attached, flask 1, flask 2. In flask 1 they contain a 5 solution of in 1:2:1 of ammonia, water, methane and hydrogen vapor. उसने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड इससे लगाया क्योंकि प्रिमिटिव टाइम में जो है रिएक्शंस करने के लिए कोई फ्री एनर्जी जो आती थी वह लाइट स्टॉर्मिंग के द्वारा आती थी। तो जब ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड आपस में स्पार्क करते थे तो यहाँ से एनर्जी जनरेट होती थी, और यही एनर्जी क्या होती है, सोल्यूशन को गर्म करती है और वेपराइज होकर ये ठंडी होकर यहाँ पे आके कलेक्ट होती है। बाद में स्टैनले मिलर ने जब इसका ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे कलरफुल लिक्विड था जिसमें मैथियोनिन, फेनाइल एलानिन जैसी अमीनो एसिड पाई गई। तो ये एक्सपेरिमेंट ये जस्टिफाई करता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल विच आर फॉर्म इनसाइड द प्रिमिटिव मोशन दैट इज प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन यहाँ पे बनी, ये जो कन्फर्म हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ वो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो ये फॉर्मेशन ऑफ
न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, उसने कहा कि जो ये अमीनो एसिड बने दे आर चार्ज पार्टिकल। कुछ अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज थी, कुछ अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज थे। तो जब ये वाटर सरफेस पे फ्लोट करते थे तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे एलिमेंट के साथ ये मिलकर ये कोलाइड कर गए और अचानक अपन ने देखा कि एक दिन ये अपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन थी दे अंडरगो सेल्फ डुप्लीकेशन, और सेल्फ डुप्लीकेशन जो पावर थी कहा गया कि वो डीएनए में पाई जाती है। उस समय डीएनए के बारे में कोई एक नॉलेज नहीं था, लेकिन बाद में ये जब डिस्कशन हुआ कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है तो पाया गया कि डीएनए अंडरगो सेल्फ डुप्लीकेशन। तो ये जो सेल्फ डुप्लीकेशन है के द्वारा डीएनए डुप्लीकेट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये प्रोटीन थी कहीं कहीं ये प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन थी, दोज टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर फाउंड द न्यूक्लियस। बाद में कहा गया कि वह डीएनए थी और इसी डीएनए में इवोल्यूशन होता है और फर्स्ट प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरियम आइसोलेटम का फॉर्मेशन होता है। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें आते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आइसोलेटम ये सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है और इस आर्की बैक्टीरिया आइसोलेटम से ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। फिर इसने कुछ साइनो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन किया। फिर साइनोफाइसी बैक्टीरिया ने यहाँ से क्लैरिफिकेशन ये करते हैं कि पोरीफेरा में जो फर्स्ट एनिमल है प्रोटोजोआ में यूग्लिना में प्लांट्स और एनिमल के दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं प्रोटोजोआ में। तो इसलिए एनिमल में जो पहला फाइलम का डेवलपमेंट हुआ प्रोटोजोआ। प्लांट्स में क्या हुआ कि एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, वो भी साइनोफाइसियन एल्गी का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी तरह से एल्गी से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है, लाइकेन से मॉसेस का फॉर्मेशन हुआ, मॉस से फर्न बनते हैं, फर्न से जिम्नोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जिम्नोस्पर्म से आज के जो मॉडर्न प्लांट हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार से प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, पोरीफेरा से नेटेरिया, नेटेरिया से हेलमिंथिस, हेलमिंथिस से एनेलिडा, एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा, कार्नोडर्मेटा, मोलस्का और एक सीरीज लिंक चली जाती है। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन। यहाँ पे आप क्लियर है कि जो बैक्टीरिया थी वह विविपेरस मीन्स यह एक का फॉर्मेशन नहीं करती, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती। इवोल्यूशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे लैमार्कियन कॉन्सेप्ट, चार्ल्स डार्विन कॉन्सेप्ट और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूगो डी व्रीज कॉन्सेप्ट। इसमें से डार्विन का आगे हम यूज़ करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक